हेलो गाइस, आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ मैरिज फर्स्ट देन फेल इन लव सीजन 2 का पार्ट 1। आई नो गाइस, आप सोच रहे होंगे ये लड़की पागल वागल हो गई है क्या, इसने पार्ट 1 तो ऑलरेडी अपलोड कर दिया, अब पार्ट 2 की बारी है। तो गाइस आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन क्या है जो मैंने पहले पार्ट 1 बनाया था उसमें मैंने एपिसोड 1 से लेकर 3 तक एक्सप्लेन किया है, लेकिन अब जो मैंने पार्ट 1 बनाया है उसमें मैंने एपिसोड 1 से लेकर 6 तक एक्सप्लेन किया है। आई होप आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ड्रामा की स्टार्टिंग में हमें कुछ शिप्स को दिखाया जाता है, जिनमें से किसी एक के अंदर एक छोटे से बच्चे को किडनैप करके रखा होता है। वो बच्चा काफ़ी ज़्यादा डरा सहमा सा होता है और काफ़ी ज़्यादा रो रहा होता है। उसके चारों तरफ काफ़ी सारी फिशेस होती है, लेकिन तभी हमें एक आवाज़ सुनाई देती है जो कह रहा होता है कि चू चैन मिंग, तुम्हें भी सफ़र होना पड़ेगा और वो पेन फील करना पड़ेगा जब आप किसी चाहने वाले को खो देते हैं। हमें उस बंदी की शक्ल तो नहीं दिखाई जाती, बस उसके पैर दिखाए जाते हैं। जैसे ही वो बंदा शिप के अंदर एंटर करने वाला होता है तभी चू फ्योंग की नींद खुल जाती है। सपने की वजह से चू फ्योंग काफी ज्यादा डर जाता है। सॉन्ग एन छा चू फ्योंग के सामने ही बैठी होती है और वो पूछती है, चू फ्योंग क्या तुम ठीक हो, क्या तुमने कोई बुरा सपना देखा है। चू फ्योंग सॉन्ग एन छा को अपने सपने के बारे में कुछ भी नहीं बताता और कहता है मैं ठीक हूँ। सॉन्ग एन छा कहती है ठीक है, तो फिर काफी रात हो चुकी है, मुझे अपने रूम में वापस जाना चाहिए। जैसे ही सॉन्ग एन छा जा रही होती है तो चू फ्योंग उसका हाथ पकड़ के उसे रोकता है और कहता है तुम्हें क्या लगता है तुम जब चाहो बिना परमिशन के मेरे रूम में आ सकती हो और जब चाहो जा भी सकती हो। सॉन्ग एन छा चू फ्योंग से पूछती है चू फ्योंग तुम मुझसे क्या चाहते हो, जिस पर चू फ्योंग कहता है मैं तुमसे क्या चाहता हूँ। फिर वो सॉन्ग एन छा को अपने करीब करता है और कहता है मैं तुम्हें पनिश करता हूँ, जब तक मुझे नींद नहीं आ जाती तब तक तुम मेरे पास में बैठी रहोगी। बेचारी सॉन्ग एन छा को ना चाहते हुए भी चू फ्योंग के पास बैठना पड़ता है और चू फ्योंग वो तो आराम से मस्त घोड़े बेचकर सो जाता है। जब सॉन्ग एन छा चू फ्योंग के पास बैठी होती है तो उसे याद आता है कैसे चू फ्योंग ने उससे मिलने के लिए उसे किडनैप करवा लिया था और किस तरीके से चू फ्योंग सॉन्ग एन छा को फोर्स करता था ताकि उसकी एंगेजमेंट टूट जाए सॉन्ग एन छा के साथ। लेकिन फाइनली उन दोनों की कॉन्ट्रैक्ट मैरिज हो जाती है और किस तरीके से सॉन्ग एन छा को हमेशा चू फ्योंग प्रोटेक्ट करता था हर एक प्रॉब्लम से, और कैसे मिस्टर शैन उसकी लाइफ में आए, मतलब सॉन्ग एन छा की लाइफ में आए। मिस्टर शैन का सॉन्ग एन छा को प्रपोज करना और सॉन्ग एन छा का चू फ्योंग को सिलेक्ट करना अपने लिए, ये सारी बातें बैठकर सॉन्ग एन छा याद कर रही होती है। अगले दिन जब सॉन्ग एन छा पेस्ट्री शॉप में होती है तो उसकी जो कोवर्कर होती है जिसका नाम जिया कुई होता है, वो बार बार सॉन्ग एन छा को सुनाई जा रही होती है कि मैंने सोचा था कि तुम मिस्टर शैन को जानती हो तो ये तुम्हारे लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होगा, लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि मैंने तो ये सुना है कि तुम्हारे जो जेलस बॉयफ्रेंड है चू फ्योंग, उसने इस मिस्टर शैन को काफी ज्यादा परेशान किया। अगर मैं मिस्टर शैन की जगह होती तो मैं तुम्हें कब का इस जॉब से निकाल चुकी होती। सॉन्ग एन छा पहले तो जिया कुई की बातों को ज्यादा माइंड नहीं करती, लेकिन बाद में जिया कुई सॉन्ग एन छा के काम में टांग अड़ाने लग जाती है और उसे काफी बुरा भला भी सुनाती है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं सॉन्ग एन छा को भी गुस्सा आ जाता है। तो जो सॉन्ग एन छा होती है वो जिया कुई को अपना मॉफ पकड़ाती है और उसे खुद काम करने के लिए कहती है और फिर वहां से चली जाती है। लेकिन जो जिया कुई होती है वो मॉफ से टकरा कर वहीं पर नीचे गिर जाती है। फिर हमें शाम का सीन दिखाया जाता है। सॉन्ग आन छान अपने घर में होती है और डिनर की प्रिपरेशन कर रही होती है, तभी डोर नॉक होता है। सॉन्ग आन छान को लगता है कि चू फ्योंग आया है। जैसे ही वो डोर खोलती है तो उसके सामने ये बंदी होती है। गाइस इस बंदी का नाम है जेनिफर। जेनिफर चू फ्योंग की गर्लफ्रेंड थी, लेकिन जेनिफर ने चू फ्योंग को छोड़कर एब्रॉड चली गई थी। इसी वजह से चू फ्योंग को सॉन्ग एन छा से शादी करनी पड़ी थी। जेनिफर सॉन्ग एन छा से कुछ भी नहीं कहती और जबरदस्ती उसके घर में घुस जाती है। जेनिफर सॉन्ग एन छा से कहती है जरूर चू फ्योंग अभी तक वापस नहीं आया है। सॉन्ग एन छान को जेनिफर का बैग तक अंदर लेकर आना पड़ता है। जो जेनिफर होती है वो आराम से काउच पर बैठ जाती है। जेनिफर के बारे में सॉन्ग एन छान पूछना चाहती थी और वो पूछने की कोशिश भी करती है, तो जेनिफर कहती है तुम्हें मेरे बारे में फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, मुझे थोड़ी सी भूख लगी है, क्या तुम मेरे लिए कुछ बना सकती हो। तभी वहाँ पर चू फ्योंग आ जाता है। वो सॉन्ग एन छा से कहता है तुमने दोबारा से गेट खुला छोड़ दिया, ये कितना डेंजरस हो सकता है, तुम्हें अच्छे से पता है ना सॉन्ग एन छान। लेकिन जो जेनिफर होती है वो सब कुछ छोड़ छाड़ के चू फ्योंग के गले पड़ जाती है और कहती है चू फ्योंग मैंने तुम्हें हर मिनट मिस किया, क्या तुमने भी मुझे मिस किया। बेचारा चू फ्योंग जेनिफर को अपने आप से दूर करने की कोशिश करता है, लेकिन जेनिफर उसे छोड़ ही नहीं रही थी और कह रही थी चू फ्योंग मुझे ना काफी ज्यादा भूख लगी है। और फिर वो सॉन्ग एन छान से कहती है क्या तुमने खाना तैयार कर दिया तो हम दोनों को सर्व भी कर दो। देन जेनिफर चू फ्योंग से कहती है हम खाना खाने के बाद थोड़ा बाहर घूमने जाएंगे ताकि हम थोड़ी फ्रेश एयर ले सके। ये सब कुछ देखकर सॉन्ग एन छान काफी ज्यादा जेलस हो
जाती है, इसीलिए वो वहाँ से चली जाती है। बेचारा चू फ्योंग सॉन्ग एन चान को रोकने की कोशिश करता है और ये सब कुछ देखकर जेनिफर काफी ज्यादा खुश हो रही होती है। सॉन्ग एन चान घर से बाहर आकर चू फ्योंग पे काफी गुस्सा करती है, उसे काफी गालियां देती है। लेकिन तभी जो है सॉन्ग एन चान को उसकी मॉम का कॉल आ जाता है। जैसे ही सॉन्ग एन चान फोन रिसीव करती है तो उसकी मॉम दोबारा से ड्रामा शुरू कर देती है कि बेटा तुम्हारी मॉम मरने वाली है, प्लीज तुम जल्दी से जल्दी घर आ जाओ वरना तुम्हारी मॉम मर जाएगी, तुम जल्दी से जल्दी घर आने की कोशिश करो। जिस पर सॉन्ग एन चान कहती है आप फिक्र मत कीजिए मॉम, मैं जल्दी से जल्दी घर आती हूँ। दूसरी तरफ चू फ्योंग जेनिफर से कह रहा होता है तुम्हें बिना किसी के परमिशन के उसके घर में इस तरीके से एंटर नहीं होना चाहिए, ये अच्छी बात नहीं होती। तो जो जेनिफर होती है वो कहती है मैं प्लेन से उतरने के बाद जल्दी से जल्दी तुम्हारे पास आई हूँ तुमसे मिलने के लिए और तुम मुझे इस तरीके से बात कर रहे हो, ये मुझे काफी ज्यादा हर्ट कर रहा है। जिस पर चू फ्योंग कहता है तुमने ही 4 साल पहले यूरोप में कहा था कि हमारे बीच सब कुछ खत्म हो चुका है, क्या मुझे ये दोबारा तुम्हें याद दिलाने की जरूरत है। जिस पर जेनिफर चू फ्योंग से कहती है ये सब कुछ तुम उस लड़की की वजह से कर रहे हो ना। जिस पर जो चू फ्योंग है वो कहता है वो मेरी वुमेन है जो तुम्हारी ट्रिक की वजह से यहाँ से जा चुकी है, तो मुझे होप है कि तुम भी यहाँ से जल्दी चली जाओगी। जेनिफर चू फ्योंग से कहती है तुम्हें इस तरीके से देखकर मुझे तुमसे और भी ज्यादा प्यार हो गया है और जेनिफर जाते समय चू फ्योंग को उस होटल का कार्ड देती है जहाँ पर वो रुकी हुई है और चू फ्योंग से कहती है तुम मेरा लगेज मेरे होटल भिजवा देना और फिर जेनिफर वहाँ से चली जाती है। सॉन्ग एन चान जब अपने घर आती है तो वो अपनी मॉम से पूछती है मॉम क्या हुआ, तो उसकी मॉम कहती है कि मैंने 2 दिन पहले अपनी फ्रेंड के कहने पे जितना भी सारा पैसा था वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया और अब सारा पैसा डूब चुका है। अब मेरे पास इतना भी पैसा नहीं है कि मैं अपने खरीदे हुए विला की लास्ट पेमेंट कर सकूं या फिर तुम्हारे जो भाई है उसका ट्रीटमेंट भी करवा सकूं। जिस पर जो सॉन्ग एन चान है वो काफी ज्यादा गुस्सा होती है और वो कहती है कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, आप मेरे भाई के ट्रीटमेंट के पैसे स्टॉक मार्केट में कैसे इन्वेस्ट कर सकती हैं। सॉन्ग एन चान की मॉम उससे कहती है तो तुम चू फ्योंग से कुछ पैसे उधार क्यों नहीं ले लेती, जैसे ही मैं अपने स्टॉक बेचूंगी और अमीर हो जाऊंगी तो मैं सारा पैसा चू फ्योंग को वापस कर दूंगी। सॉन्ग एन चान अपनी मॉम से कहती है लेकिन आपने ऑलरेडी उन लोगों से 20 मिलियन युआन ले चुकी है और ज्यादा पैसा हमें नहीं लेना चाहिए। जिस पर उसकी मॉम कहती है तुम बिल्कुल भी मेरे लिए ग्रेटफुल नहीं हो, मैंने इतना हार्ड वर्क किया तुम्हें बड़ा करने के लिए, यहाँ तक कि तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा भाई मर ही क्यों ना जाए। जिस पर सॉन्ग एन चान कहती है मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। सॉन्ग एन चान की मॉम कहती है अगर तुम मेरे लिए जरा सी भी ग्रेटफुल हो तो जाओ जाकर चू फ्योंग से पैसे मांगो वरना मेरी और अपने भाई की बॉडी कलेक्ट करने के लिए तैयार रहना। ये सब कुछ कहकर सॉन्ग एन चान की मॉम वहाँ से चली जाती है। रात के टाइम पे चू फ्योंग सॉन्ग एन चान को कॉल करता है लेकिन सॉन्ग एन चान चू फ्योंग का फोन रिसीव नहीं करती। तो चू फ्योंग कहता है सॉन्ग एन चान मुझे लगता है मैंने तुम्हें कुछ ज्यादा ही बिगाड़ दिया है। फिर हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है। चू फ्योंग सीधा पहुंच जाता है सॉन्ग एन चान के वर्क प्लेस पर और वो सॉन्ग एन चान के पास जाकर उसे दीवार की तरफ पुश करता है और पूछता है कि तुम कल रात कहाँ थी और तुमने मेरा फोन रिसीव क्यों नहीं किया। जिस पर सॉन्ग एन चान कहती है इससे तुम्हारा कोई भी लेना देना नहीं होना चाहिए कि मैं कहाँ पर थी। चू फ्योंग मेरे रास्ते से हटो, मुझे अपने काम पे जाना है। और सॉन्ग एन चान जाने लगती है लेकिन जो चू फ्योंग है वो सॉन्ग एन चान को रोक लेता है और कहता है शायद तुम भूल चुकी हो हमारे बीच में जो मैरिज कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था उसमें एक आर्टिकल 5 था जिसके अकॉर्डिंग वाइफ को कभी भी अपनी पर्सनल डिटेल्स अपने हस्बैंड को देनी पड़ सकती है और अब तुम ये कॉन्ट्रैक्ट तोड़ रही हो। मैं तुम्हें लास्ट टाइम माफ करता हूँ कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने के लिए और वैसे भी जब कल तुम घर से चली गई थी तो वो वुमेन आई मीन जेनिफर भी घर से चली गई थी। ये सुनकर सॉन्ग एन चान चू फ्योंग को बता देती है कि मैं कल पूरे रात अपने मॉम के घर पर रुकी हुई थी। चू फ्योंग सॉन्ग एन चान को बताता है कि उसके और जेनिफर के बीच में ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है और सॉन्ग एन चान का उस पे इस तरीके से शक करना उसे ह्यूमिलेट करता है। चू फ्योंग पूछता है सॉन्ग एन चान क्या तुम कल जेलस हो गई थी इसीलिए घर छोड़ के चली गई। सॉन्ग एन चान कहती है कौन जेलस हो गया था, मैं बिल्कुल जेलस नहीं थी और ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिसकी वजह से मुझे घर छोड़ के जाना पड़े। जिस पर चू फ्योंग कहता है तो फिर ठीक है तुम आज रात टाइम पे अपना काम खत्म करके आ जाना और दोबारा से मेरे फोन को इग्नोर कभी भी मत करना। देन चू फ्योंग सॉन्ग एन चान को ये सब कुछ कहकर वहां से चला जाता है। सॉन्ग एन चान जैसे ही पेस्ट्री शॉप में आती है अपना काम करने के लिए तो उसकी जो कोवर्कर होती है जिसका नाम जिया कोई होती है वो सॉन्ग एन चान को सुनाना स्टार्ट कर देती है कि जो वर्कर रेगुलर नहीं आते वो ना कभी भी ज्यादा टाइम तक नहीं टिक पाते, उन्हें जल्दी से जल्दी फायर कर दिया जाता है। जिस पर जो सॉन्ग एन चान है वो कहती है जिया कोई तुम्हें ना मुझसे इस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए। जिस पर जिया कहती है कि तुम अच्छे से जानती हो कि मैं सच बोल रही हूँ। तभी वहां पर जो स्टोर की मैनेजर है वो आ जाती है और वो सॉन्ग एन चान से कहने लगती है कॉन्ग्रेचुलेशन तुम्हें ना अब प्रमोट कर दिया गया है, अब तुम स्टोर की मैनेजर हो और मेरा दूसरी जगह पे ट्रांसफर कर दिया है इसीलिए मुझे अपना जितना भी सामान है वो कलेक्ट करना है। ये सब कुछ सुनकर जो जिया कोई होती है वो बिल्कुल शॉक रह जाती है। स्टोर मैनेजर के जाने के बाद जिया कोई सॉन्ग एन चान से कहती है कॉन्ग्रेचुलेशन
रिलेशन वो क्या है ना, मुझे 2 दिनों से लग ही रहा था कि तुम्हारे साथ कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है। और देखो तुम जो हो स्टोर मैनेजर बन चुकी हो, और आफ्टर ऑल तुम्हें तो स्टोर मैनेजर बनना ही था, तुम इतनी एक्सीलेंट जो हो। जिस पर सॉन्ग अन कहती है लेकिन मुझे ना काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा है क्योंकि मेरे पास इसके लिए बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है। जिस पर जिया कोई कहती है तुम फिक्र क्यों करती हो, तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड तुम्हारे साथ है ना, हम दोनों मिलकर सब कुछ संभाल लेंगे। और आज ना कुछ ज़्यादा ही गर्मी है तो तुम जाके रेस्ट करो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। फिर जो जिया कोई है वो पानी लेने के लिए चली जाती है। जिया कोई के जाते ही वहाँ पर जेनिफर आ जाती है और वो जाकर एक चेयर पर बैठ जाती है। जेनिफर इशारे से सॉन्ग अन चान को बैठने के लिए कहती है। जो सॉन्ग अन चान है वो भी बैठ जाती है, जितने में जिया कोई उन दोनों के लिए पानी लेकर आ जाती है। जेनिफर कहती है मैं जानती हूँ चू फैमिली के 20 मिलियन युआन तुम्हारे पास है। देन जेनिफर अपने पास से 20 मिलियन युआन का एक चेक निकालती है और सॉन्ग अन चान को देते हुए कहती है तो फिर तुम ये पैसे रखो अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो, और फिर चू फ्योंग को छोड़ देना। सॉन्ग अन चान जेनिफर से पूछती है कि तुम्हें ये सब कुछ किसने कहा, जिस पर जेनिफर कहती है मैं अच्छे से जानती हूँ कि तुमने चू फ्योंग से शादी सिर्फ उसके पैसे के लिए की है। और फिर जो जेनिफर है वो 20 मिलियन युआन का चेक साइन करने लगती है और कहती है कि तुम्हारा भाई हॉस्पिटलाइज्ड है और उसका ट्रीटमेंट काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है, तो तुम ये चेक रखो, तुम्हारे काम आएगा, बस चू फ्योंग को छोड़ दो। देन सॉन्ग अन चा उस चेक को ले भी लेती है। उसी मोमेंट सॉन्ग अन चान जेनिफर के उस चेक को फाड़ देती है उसकी आंखों के सामने और कहती है मैं आपसे प्रॉमिस नहीं कर सकती क्योंकि आप मुझसे झूठ बोल रहे हो। अगर चू फ्योंग आपसे प्यार करता तो आप मेरे पास नहीं आती और मुझसे ये नहीं कहती कि मैं चू फ्योंग को छोड़ दूं। अगर चू फ्योंग मुझे डाइवोर्स देना चाहता है तो मैं उसे डाइवोर्स दे दूंगी। फिर सॉन्ग अन चान खड़ी होती है और कहती है मिस जेनिफर अगर आपकी बात खत्म हो गई है और आपके पास कुछ भी कहने के लिए नहीं है तो आप यहाँ से जा सकती है, मुझे वापस अपने काम पे जाना है। जेनिफर खुश होकर खड़ी होती है और कहती है मैंने सोचा नहीं था कि तुम ऐसा कुछ करोगी। मैंने तुम्हें एक मौका दिया था मैन और पैसे में से चूज करने के लिए, लेकिन तुम इतनी बेवकूफ हो कि तुम दोनों ही खोने वाली हो। ये सब कुछ कहकर जेनिफर वहां से चली जाती है। जेनिफर के जाते ही जिया वहां पर आती है और कहती है सॉन्ग अन चान तुम क्या पागल हो गई हो, तुमने 20 मिलियन युआन सिर्फ एक मैन के लिए रिजेक्ट कर दिए। जिस पर सॉन्ग अन चान कहती है जिया तुम्हारे लिए इस दुनिया में पैसे से ज्यादा कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। जिस पर जिया कहती है तुम्हारा मतलब डिग्निटी से है ना, डिग्निटी का और 20 मिलियन युआन का कोई भी कंपैरिजन नहीं है। तुम्हारा क्या दिमाग खराब है जो तुमने 20 मिलियन युआन को रिजेक्ट कर दिया। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है। सॉन्ग अन चान अपने घर पे डिनर की प्रिपरेशन कर रही होती है और साथ ही सोच रही होती है कि कल मैंने चू फ्योंग को कितना ज्यादा गलत समझ लिया, वो कितना ज्यादा नाराज होगा ना मुझसे, आज मुझे उससे माफी मांगनी चाहिए। तभी वहां पर जो चू फ्योंग है वो आ जाता है एक बॉक्स को लेकर। चू फ्योंग सॉन्ग अन छा के पास जाता है और सॉन्ग अन छा से उसका हाथ मांगता है। जैसे ही सॉन्ग अन छा अपना हाथ आगे बढ़ाती है चू फ्योंग उसके हाथ पर एक डायमंड का ब्रेसलेट बांध देता है और तुम मेरी वुमेन हो, तुम्हें इससे ज्यादा मुझसे कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं है। जिस पर सॉन्ग अन छा डायमंड ब्रेसलेट के लिए चू फ्योंग को थैंक यू बोलती है। तो चू फ्योंग कहता है जब तुम कल रो रही थी काफी ज्यादा अगली लग रही थी। सॉन्ग अन छा चू फ्योंग को दोबारा से ब्रेसलेट के लिए थैंक यू कहती है, लेकिन चू फ्योंग कहता है तुम मुझे थैंक यू कहकर यहाँ से रफा दफा करना चाहती हो। जिस पर सॉन्ग अन छा पूछती है तो तुम्हें क्या चाहिए। जिस पर जो चू फ्योंग है वो सॉन्ग अन छा को अपने करीब कर लेता है और इसी के साथ पार्ट 1 खत्म होता है।